गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो फोर नेशन ईएफटीए है उनको डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रोविजंस के लिए जो है वो मना कर दिया है कि वो जो ईएफटीए है वो पार्ट करना चाहते थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पार्ट रखना चाहते थे इन डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रोविजंस को, जो कि इंडिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं, उसका पार्ट बनाना चाहते थे डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रोविजंस को। तो ईएफटीए है क्या? एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन के बेसिस पर बनाई गई है। फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए जो है ये बनाया गया है। इसमें आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड जो है वो मेंबर्स हैं। वो सभी के सभी जो हैं ओपन और कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज़ हैं। यूरोपियन यूनियन के जो है कंपैरिजन में ये कस्टम्स यूनियन तो नहीं है, और इसका जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है वो ईएफटीए काउंसिल होता है। ईएफटीए की सर्वेलेंस अथॉरिटी भी है जो कि यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के रूल्स को आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन और नॉर्वे में जो है उसका कंप्लायंस को मॉनिटर करती है। ईएफटीए के पास अपना कोर्ट भी है जो कि लग्जमबर्ग बेस्ड है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनीवा में है। ठीक है, तो इंडिया के कंसर्न क्या हैं? तो डेटा एक्सक्लूसिविटी प्रोविजंस का मतलब क्या हुआ कि जो जेनरिक ड्रग प्रोड्यूसर्स हैं, जो सिर्फ उस डेटा को उठाते हैं जो कि ओरिजिनल जो ड्रग है उसी का हम जेनरिक ड्रग बनाते हैं ना, तो जेनरिक ड्रग जो वाले जो होते हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करते हैं। प्री क्लिनिकल टेस्ट के जो ओरिजिनल ड्रग ने किए होते हैं उसी के बेसिस पर ही जो है वो जेनरिक ड्रग बनाते हैं। लेकिन ईएफटीए में कहा जा रहा था कि जो जेनरिक ड्रग मेकर्स हैं वो भी अपना जो है क्लिनिकल ट्रायल करें। अगर वो क्लिनिकल ट्रायल करने बैठेंगे तो उनके तो कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी, फिर वो जेनरिक ड्रग जो है वो महंगा हो जाएगा। तो इंडिया ने उस चीज़ को मना कर दिया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं शेंगन जोन। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोसोवो को वीज़ा फ्री एक्सेस दिया है शेंगन जोन में, यूरोप में। तो ये लास्ट वेस्टर्न बल्कान नॉन यूरोपियन यूनियन नेशन है जिसको वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो वेव की गई हैं। तो शेंगन एरिया क्या है? तो इस जोन को हम शेंगन कहते हैं, जो कि टाइनी लग्जमबर्ग विलेज है फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पर, जहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन हुआ 1985 में। 27 यूरोपियन कंट्रीज़ इसका पार्ट है। तो बेसिकली एक सिंगल जुरिस्डिक्शन बनाई गई है जिसकी कॉमन वीज़ा पॉलिसी है। मतलब आप शेंगन वीज़ा लो तो आप इन 27 कंट्रीज़ में घूम सकते हो। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? जो किसी भी कंट्री के नेशनल्स हैं उनके पास फ्रीडम टू ट्रैवल हो जाती है। वो एक सिंगल शेंगन वीज़ा लेते हैं और बाकी के 27 के 27 यूरोपियन नेशंस में बिना बॉर्डर के जो है वो घूम सकते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये यूरोपियन इंटीग्रेशन का जो है सिंबल है। और शेंगन जो है वो क्या मैंडेटरी है ईयू मेंबर्स के लिए? नो, ऑफ कोर्स। सिर्फ 7 जो है वो 15 ईयू के उस टाइम पर जो मेंबर्स थे उसमें से सिर्फ 7 मेंबर्स ने 1995 में जो है इस एग्रीमेंट को साइन किया था। अभी भी सिर्फ 23 कंट्रीज 27 में से जो है वो पासपोर्ट फ्री जोन का पार्ट है। ठीक है, जिसमें कि साइप्रस, रोमेनिया, बल्गेरिया और आयरलैंड नहीं आते हैं। ये शेंगन जो है कंट्रीज़ नहीं है। शेंगन एरिया में 27 कंट्रीज़ हैं और 4 नॉन ईयू मेंबर्स हैं जैसे आइसलैंड, लिक्टेनस्टाइन, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे। तो शेंगन रीजन के चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो यूरोपियन सोवरेन डेट क्राइसिस बहुत बड़ा एक चैलेंज है इस एरिया के लिए। दूसरा, माइग्रेंट्स का इशू। बहुत से जो माइग्रेंट्स हैं अफ्रीका और वेस्ट एशिया से आए हैं जो, वो इन शेंगन कंट्रीज़ में जो है वो जा पा रहे हैं क्योंकि बॉर्डरलेस है ये रीजन, है ना। कोसोवो की एप्लीकेशन इतने लंबे टाइम तक पेंडिंग क्यों रही? क्योंकि जो है बाकी की कंट्रीज़ नहीं मान रही थी। बहुत सी कंट्रीज़ तो ब्रेकअवे जो ये रीजन है कोसोवो सर्बिया का, इसको रिकॉग्नाइज तक नहीं करना चाहती थी। ठीक है, सो इसी वजह से जो है कोसोवो की बहुत लंबे टाइम से ये एप्लीकेशन पड़ी रही 2018 से लेकर अभी तक, और अब उसको जो है वो अप्रूवल मिला है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संगम डिजिटल ट्विन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है। तो ये एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है जिसको 2 स्टेज में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज में बेसिकली क्लैरिटी दी जाएगी पोटेंशियल के बारे में। सेकंड स्टेज में प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाएगी। तो ये बेसिकली है क्या इनिशिएटिव? इसमें जो है वर्चुअल रेप्लिकास बनाए जाएंगे फिजिकल एसेट्स के। जैसे समझ लो फ्लाईओवर्स बना रहे हो, कोई भी फिजिकल एसेट बना रहे हो, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी, सिमुलेशन बनाया जा सकेगा उसका, और एक्सपेरिमेंटल आइट्रेशंस की जा सकेंगी उसके ऊपर। ठीक है, ताकि कैसे जो है उस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। तो एक कोलैबोरेटिव लीप होगा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और डिज़ाइन में।
ठीक है। सो कई तरह के स्टेक होल्डर्स को ये एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा और ट्रांसफॉर्मेटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनको टेंजिबल सॉल्यूशंस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है उस पर काम करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं युविका। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसरो ने यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो है वो कंडक्ट करने का फैसला लिया है। तो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम युविका है क्या? एक लर्निंग अवेयरनेस क्रिएटिंग प्रोग्राम है इसरो का, जिसमें बेसिक नॉलेज जो है स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, स्पेस एप्लीकेशन से रिलेटेड यंगर स्टूडेंट्स को जो है वो दी जाती है, प्रेफरेंस रहती है रूरल एरियाज़। तो ये प्रोग्राम जो है अवेयरनेस जनरेट करना चाहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो है फील्ड में, और लोगों और जो है स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहता है ताकि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बेस्ड रिसर्च या करियर को परस्यू करें। तो एलिजिबिलिटी क्या है इसमें? तो जो स्टूडेंट्स जो क्लास 8th फिनिश कर चुके हैं और करंटली वो क्लास 9 में स्टडी कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और ये स्टूडेंट्स जो है वो ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जो है वो चूज़ किए जाएंगे इस प्रोग्राम में। और स्टूडेंट्स जो हैं खासकर जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको स्पेशल वेटेज भी दी जाएगी ताकि वो इसको परसू कर सकें। और ये 2 वीक रेजिडेंशियल प्रोग्राम जो है इसरो द्वारा इसमें ऑफ़र किया जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफ्थेरिया। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो WHO ने जो है गाइडलाइंस पब्लिश की हैं कैसे डिफ्थेरिया को क्लिनिकली मैनेज किया जा सकता है। डिफ्थेरिया एक सीरियस कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नोज़ और थ्रोट की, जो कि स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थरे की वजह से होता है। ये पर्सन टू पर्सन जो है स्प्रेड हो सकता है, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। स्किन को भी इन्फेक्ट करता है, ओपन सोर्स या अल्सर्स भी कर देता है, इवन हार्ट, किडनी, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकती है ये इन्फेक्शन। ठीक है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन दिया जाता है, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, सपोर्टिव केयर भी दी जाती है। तो न्यू रिकमेंडेशंस क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा है WHO ने कि अगर सस्पेक्टेड केसेस हैं या कंफर्म्ड केसेस हैं डिफ्थेरिया के, तो आपको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ करनी है। और उन पेशेंट्स में जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म्ड डिफ्थेरिया है, WHO कह रहा है कि रूटीन सेंसिटिविटी नहीं करनी है एडमिट जो है जब तक आप डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन नहीं देते हो। ठीक है। WHO ने सजेस्ट किया है कि डोज के रेजिमेन को आप डिसीज़ की सिवेरिटी और टाइम को देखकर ही आगे बढ़ा सकते हो, बिना उसको देखे आपको डैट जो है वो आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कोल गैसिफिकेशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है वो एक इंडस्ट्री इंटरेक्शन जो है होस्ट कर रही है हैदराबाद में, जिससे कि डेवलपमेंट और प्रोलिफरेशन ऑफ कोल या फिर लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द नेशन हम कर सकेंगे। तो कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है सिन गैस प्रोड्यूस करने का, जिसको कोल, वाटर, एयर और ऑक्सीजन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। तो गैसिफिकेशन कैसे होती है? जनरली हाई टेम्परेचर या प्रेशर वेसल के थ्रू ऑक्सीजन और स्टीम को जो है डायरेक्टली कोल और अदर फीड मटेरियल के कांटेक्ट में लाया जाता है और केमिकल रिएक्शंस जो है वो किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फीड को सिन गैस या ऐश या स्लैग में कन्वर्ट किया जाता है। सिन गैस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। हाइड्रोजन भी जो है एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इससे, और हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ हम आगे उसकी वजह से बढ़ सकते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो लोकल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा, क्लीनर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू बर्निंग ऑफ कोल, और हमारी जो रिलायंस है इंपोर्ट्स के ऊपर नेचुरल गैस, मिथेनॉल या अमोनिया की, उसको जो है ये कम करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रीसेंट साइंटिफिक स्टडी के एस्टीमेट के हिसाब से गल्फ स्ट्रीम जो है 2025 से लेकर 2095 के बीच में, खासकर 2050 के आसपास जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर ग्लोबल कार्बन का एमिशंस जो है रिड्यूस नहीं किए जाते। तो गल्फ स्ट्रीम है क्या? एक स्विफ्ट वार्म ओशन करंट है जो कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और अटलांटिक ओशन से होते हुए यूरोप की तरफ बढ़ती है। इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहा जाता है जब ये यूरोप की तरफ बढ़ रही होती है। तो ओरिजिनेट कहाँ होती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। 2 इक्वेटोरियल सोर्सेज भी हैं इसके, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और सदर्न इक्वेटोरियल करंट। वार्म वाटर कैरी करती है ट्रॉपिक्स से और हायर लैटिट्यूड्स में लेके जाती है ये स्ट्रीम, और कई 100 किलोमीटर्स वाइड है इसकी जो है जो इसकी विड्थ है वो बहुत कई 100 किलोमीटर्स वाइड है, और बहुत डीप भी है ये, 1000 मीटर तक डीप होता है ये करंट।
इंपॉर्टेंस और इम्पैक्ट अगर हम देखें तो ये मॉडरेट करता है टेम्परेचर को ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, और फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर सिस्टम में भी हेल्प करता है ये, स्टॉर्म्स और हरिकेन्स में खासकर। फास्ट और एफिशिएंट राउट बन जाता है ये शिप्स जो कि नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, और ये ओशियानिक सर्कुलेशन का भी जो है एक लार्जर पार्ट बनता है, खासकर अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is European Free Trade Association. This topic is important for your international relations. So India has rejected the demand of four-nation European Free Trade Association for data exclusivity provisions in the free trade agreement that both sides are negotiating. So what is European Free Trade Association? It is an intergovernmental organization which was established in 1960 by Stockholm Convention. The aim is to promote free trade and economic integration between the members within Europe and globally. So its member countries involve Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland. And the members of this organization are all open and competitive economies. So as compared to European Union, it is not a customs union. It is having the highest governing body called the EFTA Council. So EFTA Surveillance Authority monitors compliance with European Economic Area rules. It also has its EFTA court, which is based in Luxembourg. The headquarter of EFTA Secretariat is located in Geneva. Okay, so what are the concerns of India? So India has said that data exclusivity provisions, which bar generic drug producers from using data of preclinical tests and clinical trials of former patent holders, is not viable for our generic drug producers. So if generic medicine makers have to introduce their version of an off patent drug, then they will have to either generate their own clinical data, or they have to wait for the exclusivity period to end, which would basically mean the destruction of generic drug maker economy. Okay, so that's why India is not in favor of it. So the next topic is Schengen zone. This topic is important for your international relations. So Kosovo has recently secured visa-free access to the Schengen zone in Europe, which is the world's largest zone of free movement, and it has become the last Western Balkan non-European country to waive visa requirements. So what is the Schengen area or Schengen zone? It is the zone which is named after Schengen, which is the tiny Luxembourg village bordering France and Germany, where the agreement was signed in 1985 among 5 of the 6 EU founding members, except Italy, of course. So currently it has an area encompassing 27 European countries. It mostly functions as a single jurisdiction under a common visa policy. Okay, so what are the advantages of EU's border-free policy? It benefits the freedom to travel with a single Schengen visa to other European nations within the borderless area. So it is the most visible symbol of European integration. So since 1995, 7 of the 15 European Union members joined the passport-free area. So which means that not all EU members are part of Schengen zone. 23 of 27 EU states are currently part of this zone, and it excludes Cyprus, Romania, Bulgaria, and Ireland. And there are 4 non-EU members also who are part of this Schengen zone, which are Iceland, Liechtenstein, Switzerland, and Norway. So what are the challenges faced by the Schengen region? Of course, the biggest challenge is the arrival of migrants from conflict zones like Africa and West Asia. So why the application for Kosovo kept pending for years? So actually Kosovo applied in 2018, but the single biggest obstacle to country's Schengen visa waiver was strong opposition by several EU members, which even did not recognize the unilateral declaration of independence by the Kosovo state from Serbia. So Kosovo has not been accorded legal statehood by the UN, and it has also been denied recognition by Russia and China. So the next topic is Sangam, digital twin. This topic is important for your governance section. So recently, Department of Telecommunication has unveiled the Sangam Digital Twin Initiative. It is a proof of concept which is distributed in 2 stages. First is basically the creative exploration or stage where the potential will be unleashed, and the second stage is the practical demonstration. So the aim is to demonstrate practical implementation of innovative infrastructure planning solutions. So digital twin technology will offer creating a virtual replica of physical assets, which will also allow for real-time monitoring, simulation, and analysis of experimental iterations, so as to
achieve the best outcomes. So it will symbolize a collaborative leap towards reshaping infrastructure planning and design. Okay. So Sangam will bring all stakeholders on one platform, aiming to transform innovative ideas into tangible solutions. So the next topic is Yuvika. This topic is important for your governance section. So ISRO is set to conduct its special Young Scientist Program, or Yuvika, for school children. So Yuvika is a learning and awareness creating program of ISRO to impart basic knowledge on space technology, space science, space applications to younger students with a preference for rural areas. The program is aimed to create awareness about the emerging trends in science and technology. The program is also expected to encourage more students to pursue science, technology, engineering, and mathematics based research and careers. So those who have finished class 8 and who are currently studying in class 9 can apply for the program. So 3 students from each state or union territory will participate in this program every year, covering CBSE, ICSE, and state board syllabus. Selection will be based on 8 standard academic performance and extracurricular activities. Students who belong to the rural area have been given the special weightage in selection criteria. So in case there is a tie between selected candidates, the younger candidates will be given priority. So what is being offered? So a 2-week residential program is being offered by ISRO, which will include invited talks, experience sharing and by eminent scientists, facility, lab visits, etc. So the next topic is diphtheria. This topic is important for your social issues. So WHO has recently published the guidelines on the clinical management of diphtheria. So, diphtheria is a serious contagious bacterial infection of the nose and throat, and it is caused by the strains of bacteria called Corynebacterium diphtheria, which makes it toxin. So it can spread from person to person also, usually through respiratory droplets. This bacteria can also infect the skin, causing open sores or ulcers. It can, if of course it is treated at advanced stage, or if it is not treated at all, then it can damage the heart, kidneys, and nervous system also. So current treatment include diphtheria antitoxin, antibiotics, monitoring, and supportive care. So the WHO guidelines say that in case suspected or confirmed diphtheria, WHO says that macrolide antibiotics should be preferred in preference to penicillin antibiotics. So WHO recommends that routine sensitivity should not be performed prior to before the administration of diphtheria antitoxin. So patients who have suspected or confirmed diphtheria, WHO says that an escalating dosing regimen of diphtheria antitoxin should be based on disease severity and time. So the next topic is coal gasification. This topic is again important for your environment and your economy section. Ministry of Coal is set to host an industry interaction in Hyderabad to foster the development and proliferation of coal and lignite gasification projects across the nation. Coal gasification is the process of producing syngas from coal and water, air, and or oxygen. Gasification occurs in a gasifier, and it generally occurs at a high temperature or pressure vessel where oxygen and steam is directly contacted with the coal or other feed material, causing a series of chemical reactions which can convert the feed to syngas and ash slag. Syngas can be used for electricity production. This can also be used to extract hydrogen so as to fuel the hydrogen economy in India. Coal gasification helps in addressing local pollution problems. So it is considered as a cleaner option compared to the burning of coal. It will also help in reducing reliance on imports of natural gas, methanol, ammonia, and other essential products. So the next topic is Gulf Stream. This topic is important for your environment section. So recently, a scientific study has estimated a time scale for the collapse of Gulf Stream between 2025 and 2095, with a central estimate of 2050 if global carbon emissions are not reduced. So what is Gulf Stream? It's a swift and warm ocean current which flows along the eastern coast of North America and crosses the Atlantic Ocean towards Europe. This extension towards Europe is also known as North Atlantic Drift. It originates in the Gulf of Mexico. It has two equatorial sources also, which are called the North Equatorial Current and the South Equatorial Current. So it currently carries the
uh, warm water from the tropics to higher latitudes. Its width is several hundred kilometers. It is very deep also. It has depths up to 1000 meters. It moderates the temperature along the eastern coast of North America. It also leads to the formation of low pressure systems, which may develop into storms or hurricanes also. So Gulf Stream has also been a crucial factor in maritime navigation, and it provides a fast and efficient route for ships traveling between North America and Europe. Gulf Stream is also an essential part of the larger oceanic circulation system known as the Atlantic Meridional Overturning Circulation. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.